हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बट क्यों, ये लॉ ऑफ सप्लाई बना कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देयर आर 3 बेसिक रीजंस कि लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा क्यों होता है। भाई लॉ ऑफ सप्लाई यही बताता है ना कि प्राइस बढ़ने से सेलर ज्यादा यूनिट सेल करेगा। क्यों? पहला रीजन प्रॉफिट मोटिव। भाई अभी वो चीज 10 रुपए में बेच रहा है, कल अगर उससे कोई आता है और वही सेम कमोडिटी वो 20 रुपीज में लेने को रेडी होता है तो प्रॉफिट बढ़ गया ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम सप्लाई की बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कोई भी सेलर या प्रोड्यूसर के लिए इट इज अ वेरी गुड न्यूज। क्यों? उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कोई भी सेलर, कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के ज्यादा सप्लाई करेगा। उसको दिख रहा है कि अरे वाह प्राइस इंक्रीज हुआ है, बूम है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेचेगा। मार्केट में तेजी आई है, ही विल सेल मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो पहला रीजन क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई का? प्रॉफिट मोटिव। दूसरा रीजन क्या होता है? चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। कोविड का एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा कि मास्क का प्राइस धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हुआ। पहले जो सर्जिकल मास्क 2 रुपए में 3 रुपए में मिलते थे वो 5 रुपए 10 रुपए तक चले गए। अब इसके कारण क्या हुआ, जो लोग पहले मास्क प्रोड्यूस नहीं करते थे वो लोग भी मास्क के बिजनेस में आ गए। क्यों? उनको लगा यहाँ पे प्रॉफिट है। आपने देखा होगा कि पहले ग्रोसरी स्टोर्स वाले, कुछ ग्रोसरी स्टोर वाले ही होते थे जो शायद सैनिटाइजर सेल करते थे, बाकी मेडिकल पे मिलते थे हमें सैनिटाइजर्स। लेकिन आजकल तो स्टेशनरी वाले, ग्रोसरी वाले, वो लोग भी सैनिटाइजर सेल करते हैं। क्यों? पैसा ज्यादा है ना उसमें, अभी डिमांड में थी वो चीज, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था। तो क्या हुआ, जैसे ही हमें कोई भी ऐसा गुड दिखता है जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, जो लोग नहीं सेल कर रहे होते हैं ना वो लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं। वही तो हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कि अगर मुझे दिखेगा कि वो गुड की प्राइस बहुत ज्यादा है तो मैं भी वही बेचना शुरू कर दूंगा। क्यों? प्रॉफिट कमाना है। अब यहीं से दूसरा पॉइंट आता है, चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी इंसान को अगर दिख रहा है ना कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है अभी, तो बहुत सारे सेलर्स उसी इंडस्ट्री में आके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सबको बेचना है। अब लॉजिकली एक बात समझो, जितने ज्यादा सेलर होंगे सप्लाई भी तो उतनी बढ़ेगी ना, लॉजिकली। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होते हैं, क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा है। हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है ना कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, हम वही प्रूव कर रहे हैं। हमने देखा कि प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा देख के नए नए फर्म्स आ गए, उसके कारण क्या हुआ? सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। समझ में आया? व्हाट इज द सेकंड रीजन? प्राइस इंक्रीज हुआ, ज्यादा प्राइस मतलब ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स, तो ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स मतलब ज्यादा सप्लाई। सो प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गया। थर्ड रीजन, चेंज इन स्टॉक। मैं एक सेलर था, ठीक है, मैं सैनिटाइजर्स बेचता था। कोविड के पहले मेरी सैनिटाइजर सेल ही नहीं होते थे। इंडिया में ट्रेंड ही नहीं है सैनिटाइजर यूज करने का। होगा मेट्रो सिटीज में होगा, बट नॉर्मल सिटीज में, विलेजेस में कोई सैनिटाइजर, वो बोलते थे ऐसे क्या, साफ थोड़ी होता है इससे हाथ, ऑब्वियस। ठीक है, क्या हुआ? कोविड आया, जो मेरा पुराना स्टॉक था जो सेल नहीं हो रहा था, प्राइस बढ़ी तो मैंने क्या किया, मेरा पुराना स्टॉक भी सेल करना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, मैंने स्टॉक बेचना शुरू किया, मतलब मेरा सप्लाई भी बढ़ गया ना। सिंपल थिंग। तो चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? जब भी प्राइस बढ़ता है ना तो हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, हम वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स सप्लाई इंक्रीज्ड। तो देखा, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई का डेरिवेशन बोल लो या फिर रीजन बोल लो, हमने समझा दिया। व्हाट आर द 3 रीजंस? प्रॉफिट मोटिव, सेकंड चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, एंड थर्ड चेंज इन स्टॉक। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हर बार जरूरी थोड़ी है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। नहीं जरूरी है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सिचुएशंस हैं जहां पे प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई चेंज नहीं होती है। रीजंस देखते हैं या फिर कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी प्राइस इंक्रीज हुई लेकिन मैंने सप्लाई इंक्रीज नहीं करी, तो आप मानोगे? मान भी लोगे। ठीक है, फिर भी मैं प्रूफ करता हूं। लेट्स से कि अभी प्राइस था 10 रुपीज और तब मैं 100 यूनिट सप्लाई करता था। प्राइस बढ़ के 15 रुपीज हो गई। अब हिसाब से तो मुझे मेरी सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए, बट लेट्स से कि मुझे कोई आके बताता है कि प्राइस 20 रुपीज होने वाली है कल सुबह।
कल सुबह प्राइस और बढ़ने वाली है, मतलब मुझे क्या समझ में आएगा, और प्रॉफिट मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। दिस इज व्हाट आई विल बी थिंकिंग। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं सप्लाई करूंगा ही नहीं, मैं स्टॉक करके रखूंगा। क्यों? जितना स्टॉक होगा कल मैं उतना ज्यादा बेच पाऊंगा जब प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने के कारण भी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। अब उल्टी तरीके से समझते हैं। लेट्स से कि अभी प्राइस था 10 रुपीज और मैं 100 यूनिट्स सेल करता था, प्राइस कम होके 8 रुपीज पे आ गई। अब लॉजिकली अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से बात करूं तो मुझे मेरी सप्लाई कम कर देनी चाहिए। बट लेट्स से कोई मुझे आके बोलता है कि भाई जो तू प्रोडक्ट बेचता है ना उसका प्राइस कल कम होके 4 रुपीज होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार 8 रुपए का सीधा 4 रुपए, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो व्हाट विल आई डू, मैं अभी 8 रुपीज में मेरा सारा स्टॉक क्लियर कर दूंगा, सो दैट भले ही 2 रुपए का नुकसान हो लेकिन मैं बड़े नुकसान से बच जाऊं। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल इंक्रीज माई सप्लाई। मेरे पास में लेट्स से 500 यूनिट्स पड़े हुए थे, तो मैं सारे 500 यूनिट्स सेल के लिए निकाल दूंगा। तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, फिर भी मेरी सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो एक एक्सेप्शन हुआ ना लॉ ऑफ सप्लाई का, यहां पे हमने लॉ ऑफ सप्लाई को गलत प्रूफ कर दिया। सेकंड, रेयर आर्टिकल। रेयर आर्टिकल मतलब ऐसी चीजें जो बहुत एंटीक है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है। रेयर मतलब क्या होता है, बहुत कम है। एक एग्जांपल देता हूं, टीपू सुल्तान की तलवार है, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए, क्या उसकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है क्या? कैसे इंक्रीज करोगे? टाइम मशीन में बैठो, टीपू सुल्तान को वापस लेके आओ, उसके हाथ में एक तलवार दो और फिर वो बेचोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। उसकी सप्लाई तो कांस्टेंट रहने वाली है। अगर प्राइस उसकी डिक्रीज भी हो जाए तो भी उसकी सप्लाई उतनी ही रहेगी। द सप्लाई इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो रेयर आर्टिकल्स के केस में प्राइस के कारण सप्लाई चेंज नहीं होती है। थर्ड देखते हैं, थर्ड इज एग्रीकल्चर गुड्स। मुझे एक बात बताओ, एग्रीकल्चर गुड्स की जब हम बात करते हैं, प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़नी चाहिए, बढ़नी तो चाहिए बट बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? भाई ये एग्रीकल्चर गुड्स हैं, ये एक दिन में नहीं बनते हैं। लेट्स से कि आज है प्राइस 100 रुपीज, ठीक है, कल प्राइस बढ़ के 700 रुपीज पे आ जाता है, तो भी सप्लाई एक दिन में आप कहां से लाओगे? एग्रीकल्चर गुड्स को बनने में कुछ महीने तो लगते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल, कुछ भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो इनकी सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मशीन में बनते हैं कि आपको आज ऑर्डर मिला तो कल सुबह आपने कैसे भी डिलीवरी दे दी, नहीं। एग्रीकल्चर गुड्स टेक टाइम टू गेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने के कारण इनकी सप्लाई नहीं बढ़ती है। जितना मार्केट में अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स ने जितना स्टॉक करके रखा हुआ है, फार्मर्स ने इस साल जितना ग्रो किया है, उतनी ही सप्लाई रहेगी। नेक्स्ट, बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज का क्या मतलब होता है? ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड हो, यहां पे इनकम बहुत ही ज्यादा कम होती है। इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, आई से तो हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं, तो वाई से हम डिनोट करते हैं इनकम को। बैकवर्ड कंट्रीज का क्या मतलब हुआ? ऐसे कंट्रीज जहां पे इनकम बहुत कम है, जहां पे रिसोर्सेज भी बहुत कम है। ये चीज याद रखना, कोई भी कंट्री अगर रिसोर्सेज में रिच होगी ना तो उसकी इनकम भी रिच होगी, बट यहां पे उसकी इनकम भी कम है, साथ में उसके रिसोर्सेज भी कम है। ऐसे कंट्रीज को हम बोलते हैं बैकवर्ड कंट्रीज, ठीक है। तो अब यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई का क्या लेना देना हुआ? प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़नी चाहिए, यही बताता है हमें लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। बट मुझे एक बात बताओ, कितनी भी प्राइस बढ़ा लो, अगर कंट्रीज के पास में रिसोर्सेज ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगी? नहीं कर पाएगी ना। तो प्राइस भले कितना भी बढ़ जाए, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? रिसोर्सेज ही नहीं है, सिंपल। एंड लास्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जो टाइम के साथ में खराब हो जाते हैं। मिल्क, ठीक है, मिल्क की बात करते हैं। अब गाय ने तो कल सुबह मिल्क दे दिया था, वो आज भी पड़ा हुआ है, अभी तक सेल नहीं हुआ है प्रोड्यूसर के पास में, और प्राइस कम हो गई, ठीक है, तो क्या वो सप्लाई कम कर देगा क्या? वो सप्लाई थोड़ी रोकेगा अपनी, सप्लाई कम थोड़ी करेगा वो क्या बोलेगा? अरे ले जाओ जितने में लेके जाना है, कल सुबह तक तो वैसे ही खराब हो जाएगा, उससे अच्छा है जितने में बिक रहा है बेच देता हूं। क्यों? क्योंकि वो गुड्स है पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स टाइम के साथ में खराब हो जाते हैं। तो ऐसे केस में प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर गुड्स को सेल कर देते हैं जितने में भी गुड्स सेल होने को रेडी हो, क्योंकि जीरो हो जाए, मतलब वो गुड्स खराब हो जाए और उनकी वैल्यू जीरो हो जाए, उससे अच्छा है कि कुछ अमाउंट में तो सेल हो। तो यहां पे प्राइस कम होने के कारण सप्लाई कम नहीं होती है। तो अगेन हमने लॉ ऑफ सप्लाई को
फेल कर दिया यहाँ पे। ये वीडियो में हमने क्या देखा? ये वीडियो में हमने देखे exceptions to law of supply and reason to law of supply. Now let's move on to the next topic.